मोदी कैबिनेट में एमपी को उम्मीदें हैं। क्या वाकई में उम्मीद है या फिर कुछ और होगा? क्योंकि एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री के नामों को लेकर जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। बीजेपी हो, टीडीपी हो या फिर जेडीयू नेताओं में बैठकों का दौर जारी है। एनडीए के सभी सहयोगी दल अपने ज्यादा से ज्यादा नेताओं को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री बनाने के लिए जोर लगा रहे हैं। इस बीच मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश के 3 से 4 चेहरे को शामिल किए जाने की उम्मीदें हैं। अभी मध्य प्रदेश के सभी 29 सांसद दिल्ली में ही हैं और कल शुक्रवार को सभी सांसदों की अहम बैठक भी हुई थी। मध्य प्रदेश यानी कि बीजेपी में बड़े नामों में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा, उनका नाम भी चर्चा में है। हालांकि इस पर तो आलाकमान ही मुहर लगाएंगे कि कौन वो लिस्ट में शामिल हो सकता है। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, अब कई लोगों का नाम चर्चा में और सबसे प्रमुख अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान है, वीडी शर्मा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। क्या कुछ तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि अभी सब वहीं पर ही हैं दिल्ली में। देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे अब तस्वीर थोड़ी सी साफ हुई है। 2 नाम बिल्कुल तय बताए जा रहे हैं। हम आपको बता दें, वो हैं शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन दोनों नामों के साथ में जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट के लिए जा रही है। लेकिन वीडी शर्मा के नाम की जो कयास की बात हो रही है उसको लेके अभी भी चांसेस 50-50 कहे जा सकते हैं, क्योंकि किसी नए चेहरे को मौका देने की भी बीजेपी की तैयारी है। मध्य प्रदेश की हम अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में चूंकि जो ट्राइबल फेसेज हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ट्राइबल सीट्स ज़्यादा हैं। इसके अलावा महिला सांसदों की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा मिला के 9 महिला सांसद हैं। तो अब इक्वेशन ऐसा देखा जा रहा है कि अगर 4 चेहरे को शामिल किया जाता है तो वीडी शर्मा की जगह जरूर बनती है, लेकिन अगर 3 चेहरे शामिल होंगे तो तीसरा चेहरा कोई महिला आदिवासी चेहरा भी हो सकता है और उसमें हिमाद्री सिंह का नाम हो सकता है, अनिता सिंह का नाम हो सकता है, या फिर हम बात करें तो सावित्री ठाकुर। ये 3 नाम हैं जो ट्राइबल बेल्ट ट्राइबल सीट से आते हैं, साथ में ट्राइबल सीट के साथ साथ महिला चेहरे भी हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा तीसरे और चौथे चेहरे को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर और अगर हम बात करें दूसरे चेहरे के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको लेकर लगभग चीजें एकदम स्पष्ट हैं कि ये दोनों कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल अनुराग, हम अब देखना चाहते हैं कि क्या कौन हो सकता है। लेकिन ये भी हमने तस्वीरें लगातार देखी थी जब चुनावी प्रचार प्रसार में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे तो शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ करते रहे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात करें तो आलाकमान केंद्रीय लगातार उनकी तारीफें करता रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या तमाम ऐसे हो, उनकी तारीफों के कसीदे लगातार हमने देखे। अब क्या उम्मीद की जा सकती है इस बार भी उनका नाम फिजा में आ सकता है? देखिए, बिल्कुल मैंने जैसे कहा कि कई जगह तो पीएम मोदी सीधे कह कर गए हैं। गुना की लोकसभा प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि मैं इनको फिर से दिल्ली अपने साथ में रखूंगा। शिवराज सिंह चौहान के संदर्भ में बोला कि मैं इनको दिल्ली ले जाने आया हूं। तो इन दोनों के लिए तो कहीं ना कहीं पिक्चर पूरी क्लियर है। बात हो रही है तीसरे और चौथे चेहरे की, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जैसा पीएम मोदी ने कहा है अपने भाषणों में जो बातें कही है उससे साफ है कि इन दोनों चेहरों को जगह मिलना बिल्कुल तय है, खासतौर पर शिवराज सिंह चौहान को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी। लेकिन वीडी शर्मा के संदर्भ में ये माना जा रहा है कि अभी एमपी में कुछ बाई इलेक्शंस होंगे, चाहे वो बुधनी का हो या फिर कांग्रेस विधायकों ने जहां से इस्तीफा दिया, वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में ही मध्य प्रदेश में भाजपा करवाना चाहती है। इसलिए थोड़ा सा उनका नाम होल्ड पे जा सकता है। लेकिन उनके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक नया नाम जरूर मिल सकता है आदिवासी चेहरे के रूप में या आदिवासी महिला चेहरे के रूप में। जी बिल्कुल अनुराग, ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी को तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला, यानी एनडीए के जो घटक दल हैं वो उनकी जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझना चाहेंगे कौन कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं, या फिर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो कुछ ऐसे जो पुराने दिग्गज हैं उनका पत्ता करता हुआ नजर आएगा। देखिए, बिल्कुल 6 चेहरे पहले थे, लेकिन अब ये बिल्कुल मान लें आप कि फग्गन सिंह कुलस्ते हैं या वीरेंद्र खटीक हैं, इनकी संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं। इनकी बजाय बीजेपी अब चाहती है कि नए चेहरों को मौका दिया जाए, क्योंकि उम्र के लिहाज से भी देखें तो अब वो अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। परफॉर्मेंस के आधार पर भी देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नरेंद्र मोदी की नज़र में कि किसने कितना बेहतर परफॉर्म किया है। तो परफॉर्मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उस तरीके की चीज़ें इन दोनों नेताओं के साथ नहीं जुड़ रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संख्या तो घटनी है, क्योंकि एनडीए का एक बड़ा प्रेशर है बाकी घटक दलों का, उनके जो सांसद हैं उनको शामिल करना है। तो संख्या भी घटेगी मध्य प्रदेश से, और संख्या घटने के साथ साथ कुछ पुराने चेहरे जो हैं वो इस कैबिनेट में नजर नहीं आएंगे। और बिल्कुल, अगर विधानसभा चुनाव के पहले अगर हम देखें तो 5
जो मंत्री थे वो मध्य प्रदेश से ही थे, लेकिन अभी हाल ही में वर्तमान में सिर्फ 3 ही है। तो क्या उम्मीद की जाए इस बार मध्य प्रदेश को वो मौका मिलेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सीटें किसी ने जीती है तो मध्य प्रदेश में 29 की 29 एक साथ क्लीन स्वीप। देखिए, बिल्कुल बीच का रास्ता निकाला जाएगा। जो पूर्व में 5 थे और वर्तमान में अगर हम बात करें तो बाद में 3, तो 5+3 8/2 4 मतलब औसत निकाल के हम ये मान सकते हैं कम से कम मध्य प्रदेश को 4 चेहरों को शामिल किया जाएगा। 3 तो होंगे ही, लेकिन चौथा होता है तो फिर निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा और एक महिला सांसद, इस तरह का इक्वेशन बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर 3 ही होते हैं तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका थोड़े दिन के लिए मध्य प्रदेश में ही देखी जा सकती है। इसकी संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जी, तो बिल्कुल अब देखना होगा क्या कुछ होता है और कौन वो प्रबल दावेदार होते हैं। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो मोदी कैबिनेट में इस बार मध्य प्रदेश में कितने नेताओं को जगह मिलेगी फिलहाल देखना होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश से केंद्र में 5 मंत्री भी बनाए गए थे, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल थे, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते तमाम मंत्री रहे हैं। यानी विधानसभा चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल को मुख्य चेहरा भी बनाकर उतारा गया था। वो भी आपको याद होगा जब परिणाम आया था विधानसभा चुनाव का। इसके बाद तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया था, प्रहलाद पटेल को पंचायत और श्रम मंत्री भी बना दिया गया था। यानी वर्तमान में अभी मोदी सरकार में एमपी से 3 ही मंत्री थे, लेकिन अब नया मंत्रिमंडल का गठन होगा और इसमें किसका नाम प्रमुखता से आएगा फिलहाल देखना होगा। लेकिन वीडी शर्मा की भूमिका भी लगातार सुर्खियों में रही है। राष्ट्रीय राजनीति में अहम योगदान भी उन्होंने दिया है, तो उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं। और चलिए बात करेंगे मोदी कैबिनेट में एमपी को उम्मीदों के बाद आरक्षण के लिए कमेटी गठित, यानी कि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो प्रदेश सरकार ने आरक्षण को लेकर समिति का गठन किया और जिसमें समिति का अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम को बनाया गया है। अब आपको ये भी बता दें कि समिति 2 वर्ष के अंदर आरक्षण को लेकर रिपोर्ट सौंपेगी और इस मामले पर मंत्री रामविचार नेताम का बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि राज्य शासन को पहले ही समिति बनाना चाहिए था, जो समय समय पर काम होने थे वो नहीं किए गए। उन्होंने आगे भी कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के आने के बाद त्वरित निर्णय किए गए, इसमें अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हैं। तो दिल्ली से लौटने के बाद इसकी समीक्षा होगी और जब बैठक होगी तो उसमें जीएडी के अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। इसके साथ ही मंत्री रामविचार नेताम ने मीसाबंदी और मानसून को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। तो आरक्षण विवाद सुलझाने के लिए प्रदेश सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के आरक्षण पर राज्य सरकार को अपना सुझाव भी देगी। यानी आदिम जाति विकास विभाग के मंत्री रामविचार नेताम को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और 5 सदस्यीय कमेटी में विधायक गोमती साय हैं, गुरु खुशवंत हैं, नीलकंठ टेकाम हैं, गजेंद्र यादव हैं और संगीता सिन्हा शामिल हैं। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पहले से ही इस समिति बनना था और बनने के बाद पूर्व की सरकार ने उसकी बैठकें भी समय समय पे जितना होना चाहिए तो नहीं किया और इसलिए बहुत सारे मुद्दे, चाहे आरक्षण का हो चाहे पदोन्नति का हो, वो विषय जस का तस पड़ा हुआ है। हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे विशेष ध्यान देते हुए त्वरित निर्णय कर एक समिति का गठन किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी तो हम लोगों ने इसको शुरू किया था और दुर्भावनावश कांग्रेस ने इसे रोक दिया था। उसे पूरा सम्मान के साथ उन सब मिसाबंदियों को दिया जाए। मानसून की आमद होने वाली बात आती है। पिछले वक्त में हमने देखा था पिछली सरकार के दौरान किस तरह की दिक्कतें आई थी। आप लोग किस तरह से सतर्क हैं या निर्देश किस तरह के दिए? इसी में आपका एक विशेष आया है कि बीज की संकट रहता है, मिलावट, उससे आप भी प्रभावित रहे हैं, आप भी उसके भोगी रहे हैं। तो ये कैसे एकदम सुनिश्चित हो कि बीज असल मिले किसानों को? मैं लगातार इस विषय को समय समय पर उठाते रहा हूं और
अब जब सरकार में हम हैं तो हम सबकी एक पहला कर्तव्य और दायित्व बनता है। उस हिसाब से लगातार मैं अधिकारियों से संपर्क में हूँ और उन्हें हमने भेजा भी है कि विभिन्न जिलों में, संभागों में जाकर के खाद बीज की उपलब्धता को लेकर के विशेष बैठक बुलाएं। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो आरक्षण का मुद्दा 2011 से यानी तत्कालीन जब रमन सरकार रही है उस समय से छाया हुआ है, जब 50% से 58% कर दिया गया। और अब क्या लग रहा है, जब समिति का गठन हुआ है तो वो जो विवाद चल रहा था उतने दिनों से वो सुलझ पाएगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया था, लेकिन राजभवन में लंबित है। इसके बाद भी इसे पारित नहीं कराने को लेकर सियासत गर्म रही। पहले 50%, फिर 58% और इसके बाद कांग्रेस की सरकार आने पर 76% आरक्षण लागू किया गया था। इसके बाद एक बार फिर से राज्य सरकार ने समिति का गठन किया है। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। इस समिति में गोमती साय, खुशवंत साहेब, गजेंद्र यादव, नीलकंठ टेकाम, संगीता सिन्हा और सचिव जीएडी और सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग को शामिल किया गया है। समिति को 2 साल की अवधि दी गई है। इसमें समिति जो है वो आरक्षण के संबंध में वो तमाम कार्य करेगी, तमाम वो जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी जो सरकार के द्वारा समय समय पर सौंपा जाएगा। इसके साथ ही साथ आरक्षण के प्रावधानों को लागू करने के नियम में जो कठिनाइयां सामने आएगी उसको दूर करने का काम समिति करेगी। और एक महत्वपूर्ण काम ये भी सौंपा गया है कि आरक्षण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन का फिर से अवलोकन करेगी। इससे ये स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने जो पहले 76% और पहले जो 58% दिए थे आरक्षण, अलग अलग जाति वर्ग समूहों को जो अलग अलग आरक्षण दिए थे, उसकी जो प्रतिशत है उस पर फिर से विचार किया जाएगा, ये स्पष्ट है। ऐसे में जो एसटी को 32%, ओबीसी को 27%, एससी को 13% और 4% ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया गया था उस पर एक बार फिर से पुनर्विचार किया जाएगा, ये तय है। इसी के साथ इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस इसके औचित्य पर ही सवाल उठा रही है। साफ तौर पर कहना है कि जब आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो चुका है, उसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था, ऐसे में जब वो राजभवन में लंबित है तो राज्यपाल से उस पर हस्ताक्षर कराकर उसे लागू करना चाहिए, आरक्षण का लाभ दिलाना चाहिए। बजाय इसके सरकार जो है वो अब इसके लेकर एक फिर से समिति गठित कर रही है। लेकिन सरकार का तथ्य है कि जो तमाम प्रावधान है उसकी जांच किया जाना बेहद आवश्यक है और इसी वजह से समिति का गठन किया गया। समिति की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम को दी गई है और उसे 2 वर्ष का समय भी दिया गया, जिसमें समिति जो है वो अपने आवश्यक कार्य करेगी और सरकार को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। बिल्कुल, अब ये भी कहा जा रहा है नेताओं की तरफ से कि अभी तो दिल्ली में है और जैसे ही वहां से पहुंचेंगे तो उसके बाद समीक्षा होगी। तो क्या उम्मीद की जाए कि समीक्षा बैठक में कौन कौन सम्मिलित होगा, किस तरह से रणनीति तैयार होगी इसकी आगे विवेचना के लिए, समीक्षा के लिए? देखिए, दिल्ली से लौटने के बाद रामविचार नेताम की अध्यक्षता में इस समिति की बैठक होगी। समिति के जो समस्त सदस्य हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 76% आरक्षण का विधेयक जो है वो राजभवन में अब तक पेंडिंग है। ऐसे में ये देखना निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या समिति सभी जो जाति वर्ग है जिसको प्रावधान किया गया है, एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उसके आरक्षण के प्रतिशत में क्या बदलाव करने जा रही है, पदोन्नति को लेकर जो नियम बनाए गए उसमें क्या बदलाव करने जा रही है, जो 58% का आंकड़ा वर्तमान में लागू है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उस पर क्या बदलाव करने जा रही है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पर जो बदलाव होंगे क्या वो इन तमाम वर्गों को प्रभावित करेंगे या उसके बाद में अपनी जो समिति रिपोर्ट तैयार करेगी वो किन बिंदुओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी। तो ये निश्चित रूप से देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा और जल्द से जल्द इस समिति की जो बैठक है वो होने जा रही है। दिल्ली में वर्तमान में नेताओं की व्यस्तता है। दिल्ली से लौटने के बाद में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम के अध्यक्षता में पूरी समिति की बैठक होगी और इस पर आगे निर्णय भी लिया जाएगा। तो आगे निर्णय होगा। 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ और देखना होगा कौन कौन से अहम बिंदु होते हैं जिस पर चर्चा समीक्षा होती है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव।